नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और निमाड़ के प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अतुल जी। प्रदेश उपाध्यक्ष के पद तक पहुंचने से पहले सुरेंद्र शर्मा ने सियासत की सीढ़ियां बहुत धीरे धीरे और बहुत सार्थकता के साथ तय की। मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति से शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, संघ से जुड़े हुए अनुषांगिक संगठन एबीपी से शुरू होती है। एबीवीपी में प्रदेश मंत्री से लेकर प्रदेश संगठन मंत्री तक एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के बाद सुरेंद्र शर्मा की भारतीय जनता पार्टी में आमद होती है और इसके बाद वो अपनी भूमिकाएं सार्थक करते हुए यहां तक पहुंचते हैं। शिवपुरी से वो आते हैं। शिवपुरी में ब्लड डोनेशन से लेकर सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हर मुद्दे पर मुखर रहते हैं। अपने क्षेत्र की जनता की आवाज बनने की कोशिश करते हैं। किसी भी छोटे व्यक्ति को भी यदि ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है तो वो सुरेंद्र शर्मा को याद करते हैं। सुरेंद्र शर्मा राजगढ़ में प्रभारी रहते हैं तो फिर अब निमाड़ के प्रभारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। एक वो समय था जब केपी यादव को गुना से जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उसी समय में जिनको हराया जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्हीं को जिताने की जिम्मेदारी उन्हें मिलती है। तो बहुत ही रोचक यात्रा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होने वाला है, ऐसी हमें उम्मीद है। तो फेस बियॉन्ड फेस, यानी चेहरे के पीछे चेहरा, व्यक्तित्व के पीछे कितने व्यक्तित्व हैं, इन्हीं सब पहलुओं को लेकर हम ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले आपकी शुरुआत से लेकर अब तक की एक संक्षेप में यात्रा, कहाँ से शुरू होती है ये यात्रा, कैसे सियासत में आने का एक शगल कहना चाहिए, इसको कीड़ा भी कहते हैं, वो कैसे पैदा होता है, तो इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा जन्म एक बहुत छोटे गांव मड़वासा में हुआ। शिवपुरी जिले का सीमावर्ती आखिरी गांव मड़वासा गांव है। मेरे पिताजी वहां शिक्षक थे, पढ़ने के लिए शिवपुरी आए और 9वीं कक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। तो आपने प्रदेश मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री को उल्लेख तो किया, पर मैं विद्यालय के मंत्री से लेके विद्यालय का अध्यक्ष, जिले का संयोजक, बाद में 1998 में पढ़ाई पूरी करने के बाद पूर्णकालिक निकला। तो मेरे प्रचारक जीवन की शुरुआत भिंड से हुई। भिंड रहा, दतिया रहा, बाद में भोपाल में मेरी कर्मस्थली बना और संगठन जो काम देता गया, हम उस सरिता के प्रवाह के साथ बहते गए। जो संगठन का आदेश हुआ उस भूमिका का निर्वहन करते चले गए। बाद में फिर विद्यार्थी परिषद के प्रचारक जीवन से वापस आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में काम करना आरंभ किया। माननीय नंदू भैया जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में लिया, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ। मैंने नंदू भैया जी के साथ भी काम किया, राकेश सिंह जी के साथ भी काम किया, माननीय वीडी शर्मा जी के साथ विद्यार्थी परिषद में भी काम किया और भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया। और अब जब हेमंत भैया प्रदेश अध्यक्ष बने तो चूंकि उनके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया, तब से मैं नर्मदापुर विभाग का संगठन मंत्री भी रहा। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब वो मध्य प्रदेश की ओर से नेतृत्व कर रहे थे तो उनके साथ ललितपुर जिले में काम भी किया। तो उनको लगा कि शायद मेरी मेहनत, मेरी क्षमता, मेरी योग्यता संगठन के काम आ सकती है, तो उन्होंने अपने प्रदेश की टीम में रखा। नहीं, जहां तक मुझे जानकारी है सुरेंद्र जी, लगभग 13 राज्यों में आपने विभिन्न चुनावों में अलग अलग क्षेत्रों में कमान संभाली है। गुना में भी आपने कमान संभाली, राजगढ़ में आपने कांग्रेस का सफाया किया, ऐसा कहा जाता है, और अब निमाड़ की बारी है, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो एक लंबा आपका संगठनात्मक अनुभव चुनावों से जुड़ा रहा है, तो ये अनुभव भी शायद इस पद तक पहुंचने में काम आया। जी, निश्चित तौर पर जब सारे देश में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है कि दूसरे राज्य के कार्यकर्ताओं को उस चुनाव वाले राज्य में लगाया जाता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे 2012 में हिमाचल प्रदेश भेजा गया, बाद में 15 में दिल्ली भेजा गया, फिर 14 में हरियाणा में भी काम किया मैंने। हरियाणा में जो पहली बार सरकार बनी, उस जो मध्य प्रदेश की टीम गई थी माननीय कैलाश जी के नेतृत्व में, उस टीम का मैं भी एक हिस्सा था, तो हरियाणा में चुनाव करने का भी सौभाग्य मिला। बाद में फिर बिहार में काम किया, दिल्ली में काम किया, दिल्ली में 15 में भी रहा और 20 में भी रहा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस जिले में, केशवपुरम जिले में मैं काम देख रहा था, मैं प्रदेश की योजना से था, वो केंद्र की योजना से नितिन नवीन जी थे। हम दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन के 5 विधानसभा सीटों को हम देख रहे थे, तो उनके साथ भी काम करने का अवसर मिला। बंगाल में लगातार 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव, ये भी उसके अनुभव रहा। और गत चुनाव में तो एक अच्छा अनुभव यह रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और स्टार प्रचारक, जो स्टार ही हैं, वो तो स्टार प्रचारक तो थे ही, मिथुन चक्रवर्ती जी,
तो उनके साथ 90 विधानसभाओं में साथ में रहने का अवसर मिला। तो 1 महीने हम दोनों साथ में घूमे, उनके प्रवास की योजना बनाता था, बाद में सभा में साथ में रहता था। तो पार्टी ने जो जिस प्रकार का काम दिया वो हमने प्रयास किया। महाराष्ट्र में भी काम किया, मध्य प्रदेश के विभिन्न उपचुनावों में काम किया। पार्टी जो भूमिका देती है, हम तो कहते हैं कोई भूमिका छोटी नहीं है। सेतुबंध में जो एक गिलहरी भूमिका थी, वो संगठन की विजय अभियान में हमारी एक भूमिका होती है। भूमिका कई बार दोराहे पे लाके भी खड़ा करती है, मानसिक द्वंद्व भी होता है, क्योंकि पार्टी का आदेश भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि है। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में हुआ करते थे, तब आपके उनके खिलाफ आप चुनाव प्रबंधन कर रहे थे। केपी यादव जो उनके ही कभी सहयोगी रहे, आपने चुनाव प्रबंधन के जरिए उनको बीजेपी से सांसद बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर वही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ जाते हैं और फिर आप उनके चुनाव की कमान संभालते हैं। तो ये द्वंद्व कि कार्यकर्ताओं को जिसके खिलाफ आप एकजुट कर रहे थे, ऊर्जावान बना रहे थे, उन्हीं के पक्ष में फिर आप खड़ा करते हैं। तो ये किस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ये मनः स्थिति कैसे होती है, ये क्या अपने स्वयं के ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, थोड़ा बताइए। अतुल जी, जहां समर्पण होता है वहां द्वंद्व नहीं होता जी। हम 19 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे और 24 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे थे। महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि प्रत्याशी कौन है, महत्वपूर्ण ये सिंबल क्या है। कमल का चुनाव चिन्ह 19 में भी था, कमल का चुनाव चिन्ह 24 में भी था। हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम करता है और कमल के लिए काम करता है। प्रत्याशी कोई भी हो, कल को कोई और आ जाए उसके लिए भी काम करेंगे। संगठन सर्वोपरि है। इस बांसुरी से वही स्वर निकलेगा जो बजाने वाला चाहेगा। जो संगठन का आदेश होगा उसका पालन करते हैं। पर सर, जब चुनाव प्रबंधन होता है तो व्यक्ति विशेष जो पार्टी का प्रत्याशी होता है विरोधी दल का, उसके खिलाफ तो रणनीति, उसके खिलाफ मुद्दे, भावनात्मक अपील, ये सब मायने रखती हैं। निश्चित तौर पर जब जैसा चुनाव होगा, जिसको जीतने के लिए जो करना पड़ेगा। जब 19 पर मैंने कहा ना, 19 में जब हम बात करते थे तो केंद्र सरकार की हमारी 5 साल की उपलब्धियां क्या है वो हम बात करते थे। 24 में केंद्र सरकार की 10 साल की उपलब्धियां क्या है वो हम बात करते थे। उस 5 साल में हमको केंद्र सरकार से क्या मिला, इस 10 साल में केंद्र सरकार से क्या मिला, और हम आने वाले समय क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे। उस 5 साल में हम केंद्रीय विद्यालय 3-3 वहां लेकर आए, हम रेल की कनेक्टिविटी वहां लेकर आए, हम वहां खेल के स्टेडियम लेके आए, रेलवे स्टेशन का उन्नयन हम लेकर आए। तो वो 5 साल में जो हमने किया था वो बात हमने 19 में की। 24 में भी हमने चुनाव लड़ा था, तो उस समय हम नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनेंगे तो कैसा देश होगा। अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक रस रहता है, इसका स्वर अलग अलग नहीं रहता। और हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो जनता के मन में भरोसा होता है कि ये मोदी की गारंटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। ये भाजपा वाले हैं, ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो मंदिर बनाकर बताया। तो ये हमारी कथनी करनी बनता नहीं, उसके आधार पर जनता हमको वोट करती। पर ये अवसरवादिता नहीं है कि उसी पार्टी से आप केपी यादव को निकालते हैं, जिताते हैं, फिर उनको डंप कर देते हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप आगे कर देते हैं। नहीं, डंप वाला विषय नहीं है। महत्वपूर्ण ये है परिस्थिति क्या है, स्थिति क्या है, आने वाले समय में देश के लिए आवश्यकता क्या है। निश्चित तौर पर जब लगता है कि लक्ष्य बड़ा है तो फिर छोटी सोच नहीं होती। हमारे श्रद्धेय अटल जी कहते थे कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जब लक्ष्य बड़ा है, देश को विश्व गुरु बनाना है, 2047 से विकसित भारत बनाना है, तो हमको मन बड़ा करना पड़ेगा। हमको छोटी छोटी बातें छोड़कर, हम तो कहते हैं कि हमको आगे बढ़ना है, भारत को विकसित बनाना है। वो मोदी जी के नेतृत्व में बनेगा, मोदी जी जो लाइन खींची उसके आधार पर बनेगा। दीनदयाल जी ने अंत्योदय का सपना देखा है, उस संकल्पना को साकार करते हुए बनेगा, तो उसके लिए छोटी बातों को व्यर्थ नहीं होता। पर छोटा कार्यकर्ता जो लंबे समय से मेहनत करता है, उसकी भी महत्वाकांक्षाएं होती है, टिकट पाने की इच्छा होती है। फिर ये जितने भी कांग्रेस से आए हुए लोग हैं वो टिकट पा जाते हैं। मैं तो आपका भी उदाहरण दूंगा कि जब जब आपने टिकट मांगी तो ऐसे प्रत्याशियों को बीजेपी ने खड़ा किया जिनके खिलाफ आप माहौल बना रहे थे। देखिए, स्वाभाविक जो लोग आते हैं तो कुछ छोड़कर भी आते हैं, उनके त्याग को भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। मध्य प्रदेश में आप जिस बात का उल्लेख करना चाह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ 22 विधायक छोड़कर आए। आप कल्पना कीजिए, कोई सरपंच ही भी नहीं छोड़ता। विधानसभा छोड़ना और हारने के रिस्क होना। यानी हमारे जो वर्तमान शिवपुरी के जिलाध्यक्ष हैं जसवंत जाटव, वो कांग्रेस से विधायक ही छोड़कर आए, उपचुनाव में टिकट मिला और वो हार गए। तो जीवन भर के लिए संकट तो हो गया ना। तो छोड़ना मतलब जो लोग सरपंच ही नहीं छोड़ सकते, वो लोग विधायक ही छोड़कर आए, लोग सांसद ही छोड़कर आए, तो उनका त्याग भी कम नहीं है। और उनमें वो भी किसके लिए आए? हमको भारत भव्य बनाना है, हमको नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना है। तो निश्चित तौर पर जब परिवार बड़ा करना है तो मन बड़ा करना होता है। हम अपने परिवार में जब नई बहू आती है, बाकी लोग आते हैं, तो उसको स्थान तो मिलता ही है ना।
निश्चित तौर पर आपको मन बड़ा करना पड़ेगा तो परिवार ठीक चलता है, और वही संगठन का भाव है। तो आप कह रहे हैं छोड़ कर आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं को आप छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं, और नहीं छोड़े तो फिर आप जीतने के बाद भी उनको हरा देते हैं? जैसे कांग्रेस ने अभी एक उदाहरण है कि कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस से ही छोड़ के आए पूर्व विधायक जो हार जाते हैं, आप उनको हरवा देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट में जाके ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि उनका निर्वाचन निरस्त हो जाता है। कांग्रेस कहती है कि आपने करवाया है सब। देखिए, हम छोड़ने पर मजबूर नहीं करते, कांग्रेस का नेतृत्व दिशाविहीन है। मैं बहुत पहले कहता था और आज भी वही बात कहता हूं, खड़गे जी किसी की सुनते नहीं है, सोनिया जी किसी से मिलती नहीं है, और राहुल जी कुछ समझते नहीं है। ये कांग्रेस के नेतृत्व की स्थिति है, ये सत्यता है। जो लोग छोड़कर आए वो क्यों आए? आपने अगर संजय पाठक जी से बात की होगी, 6 महीने तक राहुल गांधी से मिलने का समय मांगते रहे, समय नहीं मिला, तो व्यक्ति कितना अपमान सहेगा? आपने अगर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का इंटरव्यू देखा होगा, तो राहुल गांधी का कुत्ता जो बिस्कुट खाता है वो कांग्रेस के नेता वो खिलाते हैं। ये वहां कार्यकर्ता की स्थिति है। खड़गे जी कहते हैं कि आप कार्यकर्ता कुत्ते जैसा होना चाहिए, कुत्ता को उठाकर दिखाते हैं। राहुल जी कहते हैं कि घोड़ा बारात का है या खच्चर है। आप कार्यकर्ता को गधा, घोड़ा, कुत्ता कह रहे हो, कार्यकर्ता। और भाजपा क्या कहती है? हमारा कार्यकर्ता देवतुल्य है, हमारा कार्यकर्ता संगठन के लिए समर्पित है। हम सम्मान के साथ बात करते हैं, प्रेम के साथ बात करते हैं। मैं तो इस मामले अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। अगर मुझे किसी विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी तक कोई संदेश पहुंचाने की आवश्यकता लगी तो संदेश पहुंचा है। मुझे नड्डा जी से बात करने का आवश्यकता लगी तो बात हुई है। अमित शाह जी से बात करने की आवश्यकता लगी तो बात हुई है। नितिन जी से मिलने की बात करने की आवश्यकता हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी में बूथ का कार्यकर्ता भी और उस स्तर का विषय है, तो यहाँ संवाद होता है। कांग्रेस में संवादहीनता है, वहां लोग मिलते नहीं है, वहां झगड़े इतने, इसलिए बाकी लोग छोड़ छोड़ कर आते, वहां प्रेम ही नहीं मिल रहा। तो जो जागट प्रेम ना संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिन प्राण। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। एक भय भी है, जैसे मैंने पहले पूछा भी था कि रामनिवास रावत जी कांग्रेस छोड़कर आए, नहीं जीत पाए, तो आपने दूसरे ढंग से जितवा दिया। 2.5 साल बाद वो विधायक निर्वाचित हो गए हाईकोर्ट के जरिए। आपने कांग्रेस के निर्वाचित विधायक को अयोग्य घोषित करवा दिया। ये आपके ऊपर आरोप लगता है। अतुल जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं। मुकेश मल्होत्रा पर 6 प्रकरण दर्ज थे, उसने 2 का उल्लेख किया, 4 का नहीं किया। भाजपा के कौन से नेता ने उनकी कलम पकड़ी थी कि आप ये 4 मत लिखो? अगर 6 लिखते तो जनता को उनकी पोल पता चल जाती, तो रावत जी चुनाव जीत जाते। और जीतू पटवारी जी कह रहे हैं कि हमको उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है। तो उच्च न्यायालय पर भरोसा क्यों नहीं? उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय का हिस्सा है। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। अरे कांग्रेस को तो इस देश के संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा कभी रहा ही नहीं। मैं पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी से, इंदिरा गांधी जी का चुनाव भी माननीय उच्च न्यायालय ने शून्य घोषित किया था, तब आप उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं गए? आपने तब तो देश पर आपातकाल थोप दिया। कभी आपको निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं, कभी आपको उच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं, आपको देश के संवैधानिक संस्थाओं पर भी भरोसा नहीं है। आपके हक में फैसला आ जाए तो ठीक है। ईवीएम पर आप आरोप लगाते हैं, ईवीएम मैनिपुलेट हो जाती है। आपकी हिमाचल में सरकार बन गई तो ईवीएम ठीक, आपकी कर्नाटक में सरकार बन गई ईवीएम ठीक, बिहार में नहीं बनी थी ईवीएम खराब, पड़ोस में झारखंड में बन गई थी ईवीएम ठीक। ये दोहरा चरित्र कांग्रेस के पतन का कारण है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए। मुकेश मल्होत्रा ने एक गलती की, उन्होंने अपना हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं दी, इसलिए न्यायालय ने निर्णय दिया। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है? हाईकोर्ट पे एक तरह से अपरोक्ष रूप से हाईकोर्ट पर भी प्रहार उनका है कि हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में दिया। नहीं, मैं तो जीतू पटवारी से पूछना चाहता हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया फिर क्या करेंगे? क्या वो माफी मांगेंगे उच्च न्यायालय से? आपने सीधे सीधे न्यायालय का अपमान किया है, आपने न्यायपालिका का अपमान किया है। हाँ, आप ये कहिए ठीक है, हम उसके अगेंस्ट अपील करेंगे, न्यायालय का निर्णय स्वीकार है। भाई वहां तो न्याय के देवता विराजमान होते हैं। हम कहते हैं नीर क्षीर विवरण गति हंसा, जिस प्रकार हंस दूध का दूध पानी का पानी करता है, वही न्याय न्यायालय में सबको मिलता है। वही न्यायालय भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी निर्णय देता है। हमने तो कभी न्यायालय पर सवाल नहीं उठाए। कांग्रेस क्यों संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है? ये पूछने लायक विषय है। ग्वालियर चंबल अधिक टारगेट पर है क्या? कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें तो कांग्रेस के विधायक और उन पर ज्यादा आपका फोकस है, पूरी की पूरी कांग्रेस ले आए आप वहां पर? नहीं, ऐसा नहीं है। वहां कांग्रेस ने जो किया, जिस ढंग से कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे, और उसके कारण वहीं के, देखिए मैं तो उस क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहां कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें 18 के चुनाव में मिली थी। और निश्चित तौर पर कांग्रेस ने एक धोखा प्रदेश की जनता के साथ किया। अब की बार सिंधिया सरकार, ये नारा लगता था वहां, और स्वाभाविक सिंधिया परिवार के प्रति एक लोगों में लगाव भी है।
शायद उसके कारण कुछ सीटें ज्यादा मिली होंगी, पर आपने तो छोकरा दिखा के टोकरा इस मध्य प्रदेश जनता को पकड़ा दिया। आपने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। चलिए कोई बात नहीं थी, तब भी उनके लोग उनके साथ काम कर रहे थे, पर जिस प्रकार से कमलनाथ जी लोगों से मिलते नहीं थे, चलो चलो करते थे। सिंधिया जी ने जब किसी मुद्दे पर कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो कमलनाथ जी ने उनसे बात करना ठीक नहीं समझा, उतर जाओ। जब आप किसी के स्वाभिमान को चुनौती देंगे, तो डीपी मिश्रा ने चुनौती दी थी तो राजमाता ने उनको धराशायी कर दिया था। खून तो सिंधिया जी में राजमाता का ही है, तो कमलनाथ जी सड़क पर आ गए। आज कमलनाथ जी कहीं नहीं है, तो आज वो अपने अस्तित्व के संघर्ष बचाते घूम रहे हैं। अगर उस समय उन्होंने शब्द नहीं कहा, देखिए ये महत्वपूर्ण है, एक शब्द आपके जीवन में बड़े से बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अंधे का पुत्र अंधा, अगर ये द्रौपदी ने नहीं कहा होता तो महाभारत नहीं होती। कमलनाथ ने अगर सिंधिया जी को चैलेंज नहीं दिया होता कि सड़क पर उतर जाओ, तो शायद कमलनाथ जी 5 साल पूरे कर जाते। कमलनाथ का अहंकार उनको लेट हुआ। अब ग्वालियर चंबल की हम बात करें, वहां के सियासी समीकरण बहुत ही जटिल हैं, सामाजिक समीकरण भी बहुत ही अबूझ होते हैं। इसके बाद भी आप उम्मीद करते हैं कि अगले चुनाव में वो आपका समर्थन करेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल ने कई बार सबक भी सिखाए हैं। नहीं, निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल क्या पूरा मध्य प्रदेश हमारा समर्थन करेगा। विकास की गंगा अगर आपको कहीं बह रही है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। आप सोचिए, जैसे अभी आपने कूनो से खुशखबरी आई, अब वहां कुल मिलाकर 45 सीटें हो गए। कूनो जैसा अभ्यारण्य वहां विकसित हो गया, तो रोजगार की नई संभावनाएं वहां बन रही हैं। चंबल प्रोग्रेस भी वहां बन रहा है, नए खेल स्टेडियम वहां बन रहे हैं। मेरे जिले में 2 केंद्रीय विद्यालय आ गए, शिवपुरी में, पिछोर में और कोलारस में। तो विकास कौन कर सकता है? तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस तो केवल थोथे वादे, खोखली राजनीति करती है। उनके राज्य में गड्ढों में सड़क होती थी कि सड़क में गड्ढों पता नहीं चलता। आज हम 3 घंटे में शिवपुरी से भोपाल आ जाते हैं। ये हमारे यहाँ विकास है। उनके समय में लाइट आना ये चर्चा होती थी, हमारे समय लाइट जाना ये चर्चा है। जनता के चेहरे मुस्कान लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो निश्चित तौर पर जनता उनकी राजनीति और हमारी राजनीति का अंतर समझ चुकी है। विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, जनता के चेहरे पे कोई मुस्कान ला सकती है तो भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, ये बात तो हो गई। अब शिवपुरी पर हम आते हैं। शिवपुरी जहां से आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप लगातार समस्याएं उठाते हैं, बड़े नेताओं से आप अपने हक के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, कुछ ले भी आते हैं, लेकिन पार्टी ने शिवपुरी में आपको प्रतिनिधित्व कहाँ दिया? क्योंकि चुनावी राजनीति एक लक्ष्य होता है किसी भी नेता का, तो मौका तो दिया नहीं पार्टी ने आपको। नहीं, पार्टी ने मुझे क्या नहीं दिया। मैं मड़वा से, मैंने कहा मैं मड़वा सा एक छोटा सा गांव है, 1200-1500 की वहां की आज की आबादी होगी। उस छोटे से गांव से निकलकर आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठा हूं। प्रदेश का कार्य समिति सदस्य बनाया, टीकमगढ़ जिले का प्रभारी बनाया, राजगढ़ जिले का प्रभारी बनाया, 13 राज्यों में चुनाव कराने भेजा, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया, निमाड़ संभाग का प्रभारी बनाया, उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जादू प्रेम से मिलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास जादू प्रेम से मिलते हैं, अमित शाह जी प्रेम से मिलते हैं, नड्डा जी प्रेम से मिलते थे, नितिन नवीन जी प्रेम से मिलते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान किसने दी? ये पहचान तो भारतीय जनता पार्टी के कारण है। मैं क्या हूं? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता तो अपने गांव में रह के खेती कर रहा होता या कोई शासकीय छोटा मोटा काम कर रहा होता। एक राष्ट्रव्यापी पहचान अगर भारतीय जनता पार्टी ने दी है तो सब सुगल है तुम्हारी सरना। और गीता भगवान कृष्ण ने कहा है, अनन्या निश्चंतो माये जना पर्युपासते तेसाम नित्यायुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यम। जो सब प्रकार से मेरी आराधना करता है उसकी कुशलता की कामना मैं करता हूं। आप संगठन में काम करते रहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी है, कहां से निकाल के आपको कहां पहुंचाया जाए, पर आपके अंदर प्रामाणिकता होनी चाहिए, आपके अंदर परिश्रमशीलता होनी चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। आप संगठन के हो तो संगठन आपका है। पर सर, हर कोई सुरेंद्र शर्मा नहीं बनता। आज विडंबना ये है, आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, हेमंत खंडेलवाल जी की टीम में हैं। शायद आप भी इस मजबूरी को जानते होंगे कि कार्यकर्ता कितना उपेक्षित महसूस कर रहा है। सांसद विधायकों की रिकमेंडेशन के बिना नियुक्तियां नहीं हो रही। जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मंडल अध्यक्ष भी नियुक्तियां नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे कई मंडल अध्यक्षों को भी जानता हूं जो नियुक्तियां नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सांसद विधायक कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहता है। तो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता कैसे महत्व पाएगा, कैसे उसे अपनी मेहनत का मुकाम मिलेगा? हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बहुत अच्छी बात कहते थे, पैर में चक्कर मुंह में शक्कर, लहू गरम दिमाग नरम। ये भाव कार्यकर्ता मन में रखकर काम करे। आज तक मैं अपने लिए मांगने किसी कार्यकर्ता के पास, किसी भी नेतृत्व के पास नहीं गया। मुझे पता भी नहीं था मुझे संगठन क्या जवाबदारी दे रहा है। जब प्रदेश से पत्रक निकला तो मुझे पता चला कि मैं प्रदेश कार्य समिति में आ गया। उस समय माननीय सुभाष भगत जी प्रदेश के संगठन महामंत्री थे। मैंने उनको फोन लगाया, भाई साहब ये सुरेंद्र शर्मा कौन है? तो बोले मुझे नहीं पता कौन है। शायद उन्होंने कहा वो, तो बोले तुम्हारे अलावा और कोई हो सकता है क्या? जब मैं टीकमगढ़ जिले का प्रभारी बना
मुझे नहीं पता था मैं टीकमगढ़ का प्रभारी बन रहा हूँ। जब राजगढ़ मेरा दायित्व हुआ तो मुझे नहीं पता था मुझे राजगढ़ का दायित्व मिल रहा है। जब मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष बना मुझे नहीं पता था कि मेरा प्रदेश की टीम में भी नाम गया है। तो ये संगठन आपको देखता है, आपकी 2 आंखें हैं, संगठन की 1000 आंखें हैं। आपकी दिशा ठीक रखिए। मैं जिनका नाम बार बार ले रहा हूँ, नितिन नवीन जी, हम दोनों साथ में काम करते थे, एक ही जिले में हम काम कर रहे थे। शायद आपके मीडिया के लोग 200-300 नाम जो चला रहे थे कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उनमें से कोई ना बनकर नितिन नवीन बना। तो आप अगर संगठन की अनुरूप हैं, आपका कार्य व्यवहार, आपका जीवन शैली संगठन के अनुरूप है, संगठन आपका चयन करेगा। आप निस्वार्थ भाव से काम तो करिए, आनंद आएगा। हाँ, आप लक्ष्य लेकर काम करें तो आपको कष्ट होगा, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, फिर आप काटा छांटे शुरू करेंगे, इसकी टांग कैसे खींच लूं। आप किसी खींचो, कोई आपकी खींचेगा। अपनी दिशा सही रखिए, आपको साथ चलिए, साथ चलाने वाले सैकड़ों मिल जाएंगे। और यहाँ तो शुरू से परंपरा रही है, यहाँ जो बड़े हैं छोटों का हाथ पकड़कर उसको आगे चलना सिखाते हैं, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। और एक में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की हर नेता की विशेषता है। ये कुछ अपवाद होंगे जो इनकी आप बात कर रहे हैं, पर जो संगठन लाइन के व्यक्ति है वो तो संगठन के भविष्य के लिए सोचता है। मैं 2014 में माननीय अमित शाह जी के साथ हम हरियाणा में एक बैठक में थे, तो अमित जी ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार इस देश में रहे, और उस दिशा में वो पार्टी काम कर रही है। मैं परसों ही किसी को बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनका व्यक्तिगत एजेंडा कुछ नहीं होता। इनका एजेंडा क्या है? तो इनका एजेंडा भारत को कैसे आगे बढ़ाना है। इनका एजेंडा क्या है? तो इनका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी कैसे भारत की सत्ता में रहे, क्योंकि भाजपा सत्ता में रहेगी तो भारत आगे बढ़ेगा। मेरी पसंद नापसंद उनकी नहीं होती, देश के हित में क्या है, भाजपा के हित में क्या होता है, तो आप काम करते रहिए, आपकी चिंता संगठन करेगा। और आप संगठन के प्रति समर्पित भाव से काम करने चाहिए। आपको कुछ हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए, फेस बियॉन्ड फेस नहीं होना चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए, 2 चेहरे नहीं होने चाहिए। जहां 2 चेहरे होंगे वहां दिक्कत आ जाएगी। नहीं, पर आप हेमंत जी की टीम के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते ये इंश्योर कर सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को उनकी ईमानदारी, परिश्रम और निष्ठा के आधार पर ही मौका मिल रहा है, और कोई भी सांसद, विधायक, रसूखदार नेता जो है टांग नहीं अड़ा रहा है? ये मुझे तो नहीं लगता कि कहीं कोई टांग अड़ा रहा है। और किसी कार्यकर्ता को ऐसी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए संगठन के माध्यम भी हैं। हमारे यहाँ निचले कार्यकर्ता के लिए मंडल प्रभारी है, मंडल अध्यक्ष के साथ, जिलाध्यक्ष के साथ जिला प्रभारी है, बाद में संभाग प्रभारी है, बाद में प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ऊपर भी फिर प्रदेश के प्रभारी हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री जी। कार्यकर्ता की चिंता करने वाली टोली पर्याप्त है। मैंने कहा मैं अच्छा हूं, ये मुझे लगता है, पर मेरे अंदर कुछ कमियां भी हो सकती है ना। आपके अंदर कुछ कोने ऐसे तो नहीं है इसके कारण किसी को चोट लग रही है। अपना समग्रता से विचार करना चाहिए, मेरी योग्यता क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी कमियां क्या हैं। जिस दिन अपनी कमी का आकलन करने लगेंगे, अपना मूल्यांकन करने लगेंगे, तो आप कंपटीशन का भाव नहीं रहेगा, समर्पण का भाव रहेगा। और निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें बूथ के कार्यकर्ता से लेके ऊपर तक के कार्यकर्ता चिंता होती है। अमित शाह जी कभी बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे, आज इस देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। नितिन नवीन जी कभी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हुआ करते थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नड्डा जी बूथ स्तर कार्यकर्ता थे। मोदी जी चाय उन्होंने बचपन में बेची है, वो शीर्ष पर पहुंचे। यहाँ तो कोई भी कहीं पहुंच सकता है, बस आपकी दिशा सकारात्मक होना चाहिए। अब ये बताइए कि लंबा समय हो गया नई कार्यकारिणी के गठन को, हेमंत जी को भी लंबा समय हो गया, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, कोई ड्रास्टिक चेंज है, कोई बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि 2.5 साल होने को आ रहे हैं। अगला 2.5 साल चुनाव की दृष्टि से बहुत अहमियत रखता है। तो ये कार्यकाल, ये ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया जो हेमंत जी के नेतृत्व में दिखना था। हेमंत जी के नेतृत्व में तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में हेमंत ऋतु चल रही है। हेमंत ऋतु आनंद की ऋतु होती है, और हेमंत भैया ने नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ एक सकारात्मक संवाद स्थापित किया है। देश में सबसे पहले मंडल कार्य समिति अगर कहीं बनी है तो मध्य प्रदेश है, जिला कार्य समिति कहीं बनी है पदाधिकारी और कार्य समिति तो मध्य प्रदेश है। ये कुशवाहा ठाकरे का प्रदेश है, ये प्यारेलाल खंडेलवाल जी का प्रदेश है, ये सुंदरलाल पटवा जी का प्रदेश है। उसी परंपरा को, ये कैलाश जोशी का प्रदेश है, राजमाता सिंधिया का प्रदेश है, उसी परंपरा को हेमंत जी आगे बढ़ा रहे हैं। संगठन अपनी गति से काम कर रहा है। संगठन आप देखिए ना, प्रशिक्षण अभियान हमारे यहाँ प्रारंभ हो गए हैं, अभी मंडलों के प्रशिक्षण है, फिर जिलों के होंगे, फिर प्रदेश के होंगे। यानी केवल कार्य का विस्तार ही नहीं, संगठन की गुणवत्ता ये भी बनी रहा है, उसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है। और मुझे तो मालूम चला कि कांग्रेस भी हमारी कॉपी कर रही है, वो भी प्रशिक्षण वर्ग लगाएगी, तो हमारा अनुसरण हमारे विरोधी भी कर रहे हैं। ये हेमंत जी का नेतृत्व कुशलता है। तो कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर से कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस तो उम्मीद कर रही है कि अगली सरकार उसी की होनी है। देखिए, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, सरकार बनाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेकर ऊपर तक मेहनत करता है। कांग्रेस के नेता केवल टीवी और ट्विटर पर हैं। नकल आप किस बात की करेंगे? हमारे यहाँ मंडल की रचना थी, उन्होंने कॉपी करके मंडल हम ले आए, उसके बाद उनकी लगातार सरकारें नहीं बनी। केवल कॉपी करने से कुछ नहीं हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में जो प्रामाणिकता है, जो परिश्रमशीलता है, जो ईमानदारी है, जो संगठन के प्रति कमिटमेंट है, वो कांग्रेस का कौन कार्यकर्ता करेगा? अभी हमारा प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है, चलो मैं चुनौती देता हूँ। हमारा कार्यकर्ता, मंडल का कार्यकर्ता 2 दिन 24 घंटे, जब मंडल का वर्ग होगा तो किसी एक स्थान पर वहां रुकेगा, वहां एसी नहीं होगा, वहां टीवी नहीं होगी, वहां वर्ग में मोबाइल नहीं होगा। कांग्रेस कर सकती है क्या? जिले में 3 दिन ऐसा होने वाला है। अरे कांग्रेस को तो यही पता नहीं किस दिशा में जाना है। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, बिहार में चुनाव थे, वहां आपको मेहनत करनी थी। जीतू पटवारी सारे प्रदेश के कार्यकर्ता को उनको पचमढ़ी ले जाते हैं, साथ में राहुल गांधी को बुला लेते हैं। आपको खोजना कहां है? आपकी समस्या कहां है? उसका समाधान कहां है? आपको मेहनत किस दिशा में करना है? जब तक आपको ये पता नहीं होगा, जब तक आपके अंदर वैचारिक समर्पण नहीं। देखिए, एक अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, दल बाद में है, व्यक्ति आखिरी में है। कांग्रेस के लिए व्यक्ति सबसे पहले, परिवार फर्स्ट, पार्टी उसके बाद, और देश तीसरे नंबर पर आता है। ये कहां से वैचारिक मजबूत होंगे? कहां से भाजपा का मुकाबला कर सकेंगे? उस प्रामाणिकता के कारण आज भाजपा देश में नंबर 1 है कि हमारा कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, त्याग भाव से काम करने वाला। आपने एबीवीपी से शुरुआत की और सुरेंद्र शर्मा का कार्यकाल और वीडी शर्मा का कार्यकाल स्वर्णिम काल माना जाता है, जिस समय मेरी दृष्टि में एबीवीपी अपने शबाब पे थी, उसके प्रभाव को लेकर, उसके कार्य को लेकर चर्चाएं होती थी। अब चूंकि आप बीजेपी में आ गए हैं, एबीवीपी के बारे में आप क्या सोचते हैं? ऐसा तो नहीं है कि एक दौर के बाद उस काल से एबीवीपी बहुत पीछे चली गई है? लगातार बीजेपी की सरकारें रहने के कारण उसकी जो धार थी वो कमजोर पड़ गई है। देखिए, व्यक्ति निर्माण की अगर कोई पाठशाला है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। आज देश का शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, या उनकी सरकार के बहुत सारे मंत्री, मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये सब विद्यार्थी परिषद की उपज हैं। और हर समय की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, हर समय के संघर्ष अलग अलग होते हैं। शिवराज जी कभी साइकिल से भोपाल में घूमा करते थे, तो हम मोटरसाइकिल से चला करते थे। संघर्ष सबके अलग अलग हैं। हमने कांग्रेस के समय में संघर्ष किया है। शिवराज जी के समय आरिफ अकील जैसे गुंडे भी हुआ करते थे, हमारे समय आरिफ मसूद और बाकी लोग हुआ करते थे। हम सब ने संघर्ष किया है। और आज का कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद का, वो दिन भर मेहनत करता है। आज विद्यार्थी परिषद को, हमारे समय काम कुछ कम था, आज आयाम अलग प्रकार के बने हैं। आज सदस्यता विद्यार्थी परिषद की 4 लाख के पार मध्य प्रदेश में हो गई, हमारे समय 1.5 लाख हुआ करती थी। तो कार्य विस्तार लगातार हो रहा है। लेकिन विद्यार्थी परिषद का जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संदर्भ में जो काम करती है, व्यक्ति निर्माण की श्रेष्ठ पाठशाला कोई है तो विद्यार्थी परिषद है। पूर्व योजना, पूर्ण योजना, प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल, ये विद्यार्थी से हमने सीखा है। परिश्रम हमने विद्यार्थी परिषद से सीखा है। लोगों को जोड़ना विद्यार्थी परिषद से सीखा है। योजना बनाना विद्यार्थी परिषद से सीखा है। हम छात्र संघ चुनाव लड़ाते लड़ाते कब विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ाने लगे, आपने जिस बात को उल्लेख किया वो सब वहीं से तो सीखा था। कैसे आपके एक एक बात की मैन टू मैन मार्किंग आप कैसे करते? मैं आपको यही टोक रहा हूं सर कि एबीवीपी से इतने लोग बीजेपी में आ गए। शिवराज जी ने राज कर लिया 15-20 साल, अब मोहन यादव जी कर रहे हैं, वो एक आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, और भी मेरे ख्याल से एक बड़ा नेतृत्व समूह एबीवीपी से आया है। और ये सब होने के बावजूद भी आज भी आप एबीवीपी के छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने की मांग पर आज भी सकारात्मक निर्णय नहीं ले पाए। नहीं, निश्चित तौर पर सकारात्मक माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, हम छात्र संघ के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराएंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है, निश्चित तौर पर कराएंगे। 2.5 साल तो उनके कार्यकाल को भी हो गया, तैयारी चल रही, हो जाएंगे। जब सीएम ने कह दिया तो सक्का कोई विषय नहीं, छात्र संघ चुनाव होंगे, प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे। तो सुरेंद्र शर्मा जी इस पे कोई विशेष प्रयास करेंगे, क्योंकि आप लड़के लाने में माहिर माने जाते हैं? नहीं, मैं तो विद्यार्थी परिषद के साथ हूं। आज भी मैं अपने आप को पूर्व कार्यकर्ता कभी नहीं मानता। विद्यार्थी परिषद का जो भी मुद्दा होगा उसको सुरेंद्र शर्मा सदैव खड़ा रहेगा। मैं आज जहां भी हूं विद्यार्थी परिषद के कारण हूं। मेरी आज भी पहचान भारतीय जनता पार्टी के कारण जितनी है उससे कहीं ज्यादा विद्यार्थी परिषद के कारण है। भाजपा में इस स्तर पर बैठा, अरे आज हम शिखर पर बैठे हैं, पर हमारा आधार तो विद्यार्थी परिषद है, सिखाए तो वहां से है। तो इसलिए विद्यार्थी परिषद मेरे जीवन में सब कुछ है। जहां विद्यार्थी परिषद खड़ी होगी उसके साथ में सुरेंद्र शर्मा खड़ा होगा।
मोहन यादव विद्यार्थी परिषद से शुरू करके मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, उनको लेकर परिषद से जुड़े कुछ प्रसंग, अनुभव या उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, क्योंकि वो चर्चा कम होती है, शिवराज जी और अन्य कार्यकर्ताओं की अधिक होती है, वीडी शर्मा की अधिक होती है, जबकि उन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, मैं 1990 में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। मेरा पहला अधिवेशन 1992 में कानपुर का राष्ट्रीय अधिवेशन था। उस समय मंच पर नियंत्रक की भूमिका में मैंने किसी को देखा तो डॉक्टर मोहन यादव जी थे। उस समय डॉक्टर नहीं थे, मोहन यादव जी ही थे और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री थे। मुख्यमंत्री बनने से पहले हम दिल्ली में, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था विद्यार्थी परिषद का, उसमें हमारा मिलना हुआ। माननीय शिवप्रकाश जी थे, मोहन जी थे, मैं था, नड्डा जी थे, सब लोग थे। तो मैंने माननीय शिवप्रकाश जी से सहजता मजाक में कहा कि भाई साहब, मैंने विद्यार्थी परिषद में सबसे पहले अगर किसी स्मार्ट व्यक्ति को देखा था तो मोहन यादव जी थे। तो एक सहज हमारा संवाद, हंसी मजाक हो रहा था। तो मोहन यादव जी विद्यार्थी परिषद में महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के मंत्री रहे, राष्ट्रीय मंत्री रहे। 1991 में कश्मीर में जो अपना कश्मीर बचाओ मार्च विद्यार्थी परिषद ने किया, कि जिस प्रकार की परिस्थितियां बन रही थी, आतंकवाद बढ़ रहा था, तो मोहन यादव जी के नेतृत्व में हुआ। भोपाल में छात्र नेता सम्मेलन हुआ तो सब मोहन यादव जी विद्यार्थी परिषद के काम में थे। तो मोहन यादव जी विद्यार्थी परिषद के लिए जितना समर्पित है कोई और है, जितने शिवराज जी समर्पित हैं, जितने वीडी शर्मा जी समर्पित हैं, कोई और है, उतना भाव मोहन जी के मन में भी है। और निश्चित तौर पर हर कार्यकर्ता के, पूर्व कार्यकर्ता के रूप में उनका एक योगदान रहता है। वो आज भी विद्यार्थी परिषद वाली मोहन यादव कहलाते हैं भोपाल के बाहर, अगर आप विचार करेंगे तो मतलब एक अभी भले ही लोगों को लगता हो कि ये अचानक कैसे मोहन यादव का नाम याद आ गया, नाम सामने आ गया, लेकिन इसके पीछे ये पृष्ठभूमि एबीवीपी भी रही होगी। नहीं, मोहन जी के विकास में तो विद्यार्थी परिषद का योगदान है ही, संबंध संपर्क विद्यार्थी परिषद के ही। और जो मैंने कहा ना कि संगठन सर्वोपरि, देखिए मोहन जी का त्याग भी कम नहीं है। 2003 में उनको विधानसभा का टिकट मिला बड़नगर से। परिस्थिति ऐसी बनी कि वहां लोग सामंजस्य नहीं बन पाया। तो राजनीति में टिकट मिलना ये सामान्य बात है, या कठिन बात भी कह सकते हैं, पर उससे भी कठिन है टिकट वापस लौटाना। मोहन जी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता दिग्विजय सिंह को उखाड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर टिकट वापस करने वाला कोई व्यक्ति है तो डॉक्टर मोहन यादव है। 2003 में उन्होंने विधानसभा का टिकट वापस किया, बाद में उनको फिर उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया, उज्जैन शहर से टिकट मिला। तो ये विद्यार्थी परिषद के संस्कार हैं, ये सालिग्राम जी की पाठशाला के विद्यार्थियों के संस्कार हैं। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री स्वर्गीय सालिग्राम जी हुआ करते थे, और सालिग्राम जी को आज मैं इस अवसर पर विशेष तौर पर याद करना चाहता हूँ कि सालिग्राम जी ने आज मध्य प्रदेश में नेतृत्व की पौध खड़ी की। शिवराज जी भी उनके बनाए कार्यकर्ता, मोहन जी भी उनके बनाए कार्यकर्ता। लगातार 2 मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं वो विद्यार्थी परिषद से निकले और सालिग्राम जी के बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। तो हम उस पाठशाला के विद्यार्थी हैं। हमारी संगठन सर्वोपरि है, विचार सर्वोपरि है। सरकार बनना चाहिए, इसलिए मोहन जी ने टिकट का त्याग किया था। इसकी चर्चा शायद मीडिया में पता नहीं क्यों नहीं होती। आप बताइए कि मोहन यादव जी के, आपने कहा कि संस्कार परिषद के हैं और शालिग्राम जी ने उनको तराशा, निखारा, तो वो कहाँ परिलक्षित होता है उनके शासन पद्धति में, और कार्यकर्ता भाव, कार्यकर्ता के प्रति उनके शासन में कहाँ झुकाव दिखाई देता है? पहला बात है संगठक। आप मोहन जी से जब भी मिलेंगे, आप सुबह मिले, शाम को मिले, रात को मिले, मुख्यमंत्री की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के बीच में जब भी मिलेंगे मुस्कुराकर स्वागत मोहन जी करते हैं कि नहीं करते? आपने कभी उनके चेहरे पर तनाव देखा क्या? बिल्कुल। जब वो विचार के लिए बात होती है तो घर पर बुलडोजर चलाने का काम कौन करता है? मोहन यादव जी करते हैं कि नहीं करते? आपने उनको तलवार चलाते हुए देखा होगा, आपने उनको अध्ययन करते हुए देखा होगा। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये करने का साहस किसी में है, सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश, ये डॉक्टर मोहन यादव में है। ये सालिग्राम जी के संस्कार हैं, ये विद्यार्थी के संस्कार हैं, ये संघ के संस्कार हैं। ये लेकिन ये छात्र संघ के नेता जब भी कोई बड़ा पद ग्रहण करते हैं तो फिर बाकी नेता बोने नजर आते हैं। ये कौन सा जादू की छड़ी चलती है कि कंपटीशन में कोई नजर नहीं आता? उसके पीछे शायद लोगों को लग सकता है, पर निश्चित तौर पर जो परिश्रमशीलता है, दिन रात मेहनत करने की आदत, आप केवल किसी स्थान पर पहुंचने से बड़े नहीं हो सकते। उस स्थान पर पहुंचने के बाद उस अनुपात में आपको मेहनत करना पड़ेगी। आज अमित शाह जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते एक धाक बनी, एक पहचान बनी, पर अमित शाह जी ने कितने लाख किलोमीटर देश में यात्राएं उस समय की। सड़कों से वो गए, हवाई जहाज से वो गए, वो संवाद केंद्रों तक गए। आप जितना परिश्रम करेंगे, परिश्रम आपको बड़ा बनाता है, प्रामाणिकता आपको बड़ी बनाती है, निर्णय लेने की क्षमता। आप कितने, जैसे हम कहते हैं हवाई जहाज चलाते हैं, आप प्लेन चलाएंगे तो सेकंडों में आपको निर्णय लेना पड़ता है। प्लेन चलाना और सरकार चलाना ये लगभग समान है। अगर आपने सेकंड में निर्णय नहीं लिया तो कुछ का कुछ अंतर हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है।
परिस्थिति बिगड़ सकती है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता आपको अलग बनाती है और विद्यार्थी परिषद आपको ये निर्णय लेना सिखाती है। विद्यार्थी परिषद के एक और कार्यकर्ता यदि वीडी शर्मा की अपन बात नहीं करें तो वीडी शर्मा ने चौके छक्के लगाए परिषद में, इसके बाद बीजेपी में भी निरंतर सफलता के कीर्तिमान यदि स्थापित किए हैं, तो शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाने गए वो। आज आप उनकी भूमिका और आगे भविष्य उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी खुद की विजन, इतने समय की यात्रा और अनुभव क्या कहता है? देखिए, परिश्रमशीलता वीडी शर्मा जी की विशेषता है। मैंने विद्यार्थी परिषद में जब वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, प्रदेश संगठन मंत्री था, तो सारे प्रदेश हम लोग साथ में मिलकर प्रवास करते थे। मेहनत वो करते थे, परिस्थिति को हैंडल करना उनको आता था, सरकार से लड़ना उनको आता था। वो एक संघर्षशील व्यक्तित्व उनका है। और जब वो खजुराहो से लोकसभा चुनाव लड़े तो वो उस क्षेत्र के लिए अपरिचित थे। संगठन ने कहा कि आपको वहाँ जाके चुनाव लड़ना है, तो वहाँ से चुनाव लड़े और कम समय में 5 लाख के लगभग वोटों से जीते। उस समय अगर आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी के शब्द आपको ध्यान हो, तो अमित शाह जी ने कहा था, मैं वीडी शर्मा को जानता हूँ, ये बड़ा व्यक्ति बनेगा। वो शब्द आप याद कर लीजिए। उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष बने। तो जब देश के गृह मंत्री के ध्यान में ये है कि वीडी शर्मा बड़ा व्यक्ति बनेगा, तो कर्तव्यशीलता उनके साथ है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उन्होंने, जो आपने कहा शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे तो एक भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी। ये उनके नेतृत्व की विशेषता थी। बूथ विस्तार अभियान में हम बूथ तक, हमारी बूथ कमेटी बनी, पन्ना प्रमुख बने, संगठन तंत्र को उन्होंने मजबूत किया। तो ये उनकी विशेषता है। तो संगठन के कुशल शिल्पी हैं। और अभी भी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से फ्री होने के बाद हमारा जो प्रशिक्षण अभियान चल रहा है, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर उनको जिम्मेवारी मिली है। तो संगठन को ऐसे कर्म करने वाले लोग चाहिए जो निरपेक्ष भाव से लगातार कर्म करते रहें, चरैवेती जिनके मन में हो। तो ऐसे वीडी शर्मा जी हैं। तो निश्चित तौर पर अमित शाह जी की बात मुझे कल भी ध्यान थी, आज भी और कल भी ध्यान रहेगी। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर में वर्तमान में जो सक्रिय नेता है, कोई फेवरेट नेता एक राष्ट्रीय स्तर का और प्रदेश स्तर का, जो जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी हैं जी। और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी हैं, वीडी शर्मा जी हैं और हेमंत खंडेलवाल जी हैं। और अब हम बात करते हैं, इस इंटरव्यू के बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्षेत्र को लेकर, प्रदेश को लेकर, अपनी भूमिका को लेकर, संगठन को लेकर? सुरेंद्र शर्मा जी ने खुद क्या सोच रखा है, आगे क्या क्या उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू हमें सामने दिखाई देंगे? देखिए, व्यक्तिगत मेरा कोई टारगेट नहीं है। मेरा जीवन संगठन के लिए समर्पित है। 98 में पूर्णकालिक निकला मैं विद्यार्थी परिषद में, तब से लेकर आज तक अपने बारे में मैंने कोई विचार नहीं किया। वहाँ भी जो दायित्व संगठन ने दिया उसको ईमानदारी से निभाया। यहाँ भी जो काम मिल रहा है उसको पूरी प्रामाणिकता से करने का प्रयास कर रहा हूँ। संगठन जिस भूमिका में रखेगा उसको मैं हमेशा कहता हूँ, आप अपने आप को संगठन को सौंप दीजिए। पर जो काम आपको मिले, आपको कहा जाए आपको कार्यालय में झाड़ू लगाना है, तो वो भी इस परफेक्शन के साथ कहिए कि ये काम अच्छा हुआ है। आपको कहा जाए कि आपको सरकार चलाना है, वो काम भी परफेक्शन के साथ होने। जो काम आपको मिले उसको परफेक्शन के साथ, प्रामाणिकता से साथ मिलिए। लोग कहें कि हाँ, ये व्यक्ति काम करता है, ये व्यक्ति परिश्रम करता है, आपके बाद लोग आपको याद करें। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जहाँ जहाँ मैं काम करके आया वहाँ के लोग कहते हैं कि सुरेंद्र शर्मा जी आए थे, उनका व्यवहार ऐसा था, उनका कर्तव्य ऐसा था, उनके कारण ये परिणाम आया। तो निश्चित तौर पर जो काम संगठन सौंपेगा जीवन भर उसको करते जाना। प्रभु से प्रार्थना है, जो दीनदयाल जी ने कहा है, चरैवेती जीवन के अंतिम सांस तक चलते रहें और राष्ट्र का काम करते रहें। तो एक क्वेश्चन इसमें निकल के आया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, निर्माण की जिम्मेदारी तो मिली है ना आपको, राजगढ़ में आपने जो किया वो दिखा। देखिए, संगठन ने टीकमगढ़ के बाद राजगढ़ दिया, तो लोगों के मन में एक बड़ा होता है दिग्विजय सिंह का गढ़ है, ये गढ़ है, वो गढ़ है। पर राजगढ़ संगठन का जिला है। वहाँ के कार्यकर्ताओं के, मैंने कहा, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं। हमने शक्ति केंद्र, बूथ रचना को मजबूत किया। पहले वहाँ 2 सीटें थी, विधानसभा में 5 सीटें आई। और फिर मिस्टर बंटा डार वहाँ से चुनाव लड़ने भी पहुँच गए। तो हमने कहा कि जरा इनको भी सम्मानजनक विदाई कर दी जाए, तो 2.5 लाख से उनको भी हरा कर पहुँचाया। तो वहाँ कांग्रेस मुक्त राजगढ़ जिला हो गया। अब राजगढ़ में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। निश्चित तौर पर निवाड़ में भी कुछ अभी चैलेंजेस हैं। मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन जो पहले रहे वो वहाँ पर हैं, अरुण यादव जी वहाँ पर हैं। ऐसे कांग्रेस से कुछ बड़े नेता हैं जो अभी जिनका अस्तित्व विराजमान है। पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे, और अरुण जी को तो हमने नगर निगम में भी, खंडवा में इनको हरा के भेजा है, लोकसभा चुनाव भी इनको पहले हरा के भेजा है। कांग्रेस मुक्त निमाड़ होगा। निमाड़ में केवल कमल ही कमल रहेंगे और नर्मदा में ये कृपा रहेगी, बाकी कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।
बिल्कुल, तो सुरेंद्र शर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से जवाब दिए। सुरेंद्र शर्मा जी, अपनी भूमिका को यूं ही आप निभाते रहें और जो दायित्व आपको मिले उसको सार्थक करते हुए और अपने व्यक्तित्व की छाप आप जैसे पहले छोड़ते आए थे अब भी छोड़ें, तो ये हमारी उम्मीद है। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी। आपका नमस्कार। नमस्कार।